अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ और हेयरिंग इम्पेयरमेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है ये डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि जो कॉजेज़ हैं, इससे पहले हम विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ भी पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है कॉजेज़ का, या सेम जो कॉजेज़ हैं ऑलमोस्ट इनमें बड़ी सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक। अगर आपको विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ पता हैं तो काफ़ी हद तक आप उन्हें हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। मोर लेस ऑलमोस्ट वही बातें हैं इसमें। और इसकी आइडेंटिफिकेशन में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको साथ ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है जी। सबसे पहले अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ को तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट हमने किया था। तो प्रीनेटल कॉजेज़ के अंदर डिफेक्टिव जीन्स अगर ट्रांसफ़र हुई हैं पेरेंट्स से बच्चों में, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिक होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिनमें एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, बच्चे कुछ भी सुन नहीं सकता। तो डिफेक्टिव जीन्स अगर ट्रांसमिट हुई हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उसकी वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। दूसरा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सी जो डिजीज़ हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होती हैं। ठीक है जी। जैसे मैंने डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया पहले, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा कोई बहुत सारे जेनेटिक भी डिसऑर्डर्स हैं, और ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है डाउन सिंड्रोम, तो इसकी वजह से डेफनेस हो सकती है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह आ सकती है। तो प्रीनेटल कॉजेज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें नंबर 1 तो डिफेक्टिव जीन्स शामिल है, नंबर 2 एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स है, नंबर 3 मदर को अगर एक इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिला है, तो अगर उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अगर उसकी सोशो साइकोलॉजिकल, ठीक है, या सोशो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है, माली हालात या जो घर का माहौल वगैरह है वो अच्छा नहीं है, तो अगर मदर पे उसके इल इफ़ेक्ट्स होंगे तो न्यू बॉर्न पर भी उसके इल इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है जी। और अगर उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर ना हो, इसके अलावा बिफ़ोर बर्थ यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मेडिसिन वगैरह का अब्यूज़ किया जाए, यानी मिस यूज़ इन दैट सेंस, इसमें ड्रग्स भी शामिल हैं, ड्रग्स अब्यूज़ हो, अल्कोहल एट्सेट्रा, उसका नुकसान न्यूबॉर्न को हो सकता है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर अगर ख़ुद ले ली जाती हैं तो उसके बड़े सिवियर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं न्यूबॉर्न पर। तो बिफ़ोर बर्थ ड्रग्स अब्यूज़ और इसके अलावा मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करना मतलब हाईली डेंजरस हो सकता है फॉर द न्यू बॉर्न स्पेशली। ठीक है जी। इसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ जो है वो एक कॉज हो सकती है, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, नए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर सकता। ब्लड इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं मदर और न्यू बॉर्न में, अगर ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी है, उन दोनों का ब्लड जो है के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें एक उनकी वजह से उनके कॉन्सिक्वेंस के तौर पर हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है जी। अगर पेरीनेटल कॉजेज़ की बात की जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो एनॉक्सिया हो सकता है, जिससे नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, यानी ऑक्सीजन की कमी, और नर्वस सिस्टम डैमेज हो तो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाले जो हिस्से हैं वो उनको नुकसान पहुंच सकता है और हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो वो एनवायरनमेंट है वो हाइजीनिक ना हो, प्रॉपर ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरलाइज ना किए गए हों, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाए, या न्यू बॉर्न के स्कल स्पेशली उसकी कोई मिस हैंडलिंग हो जाए, या किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो हेयरिंग अपरेटस है उसको नुकसान पहुंच जाए, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो भी एक बड़ा सेंसिटिव टाइम है, जिस वक्त किसी किस्म का जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। पोस्टनेटल कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले तो अर्ली जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चे की, जिसमें ग्रोथ मेनली हो रही होती है, उन सालों में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को ना मिल रही हो तो उसकी जो सी ग्रोथ है वो डिफेक्टेड हो सकती है, और उसके एक नतीजे के तौर पर हेयरिंग इम्पेयरमेंट और इस तरह के कई और मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं अर्ली एज में, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, और उनकी वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी फेटल डिजीज़ जो हैं, जो बाद में भी लाइफ में असरअंदाज होती हैं किसी वजह से, टाइफाइड, कैंसर वगैरह वगैरह, उन सब की वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है।
और नॉइज़ पोल्यूशन या इन्वायरमेंट के अंदर अगर पोल्यूशन हो, साउंड की पोल्यूशन मौजूद हो, बहुत ज़्यादा शोर बहुत ज़्यादा हो, फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं जहाँ ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ से चलने वाली मशीनें होती हैं, या कोई ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर रहने वाले लोग, उनको हेयरिंग के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह की वजह से कान के जो ऑपरेटर्स है उसको डायरेक्ट चोट लग सकती है। चोट लगने की वजह से भी ऑपरेटर्स अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, डेफनेस भी हो सकती है। इसके अलावा जो ऑडिटरी कैनाल है, कान की जो नाली है, उसके अंदर किसी किस्म की ग्रोथ्स वगैरह हो जाएँ, एक्स्ट्रा कोई चीज़ बन जाए, वैक्स इकट्ठी हो जाए, या कोई और ग्रोथ जो उनसे वो डेवलप हो जाए, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाएगी साउंड की, जिसकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती हैं। इसके अलावा एयर की बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया है, टेनाइटिस है, इस तरह की बहुत सारी एयर की डिजीज़ हैं। उन डिजीज़ की वजह से भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के, जिनकी वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। पहचाना या पता कैसे चले कि इस बंदे को समात का मसला है। एक तो हमारे जनरल मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चल जाता है। कोई करीब से बात सुनने की कोशिश करता है, उसको एक दफ़ा बात सुनाई नहीं देती, या वो आगे को झुकता है बात सुनने के लिए, या एक साइड को जो है वो अडेप्टेशन के लिए साइड आगे करता है। ये तो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती हैं। ये तो टीचर्स कर सकते हैं, घर वाले कर सकते हैं, या आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। लेकिन अगर टेक्निकली उसकी सिवियरिटी का लेवल पता चलाना हो और वाकई हेयरिंग इम्पेयरमेंट है नहीं है, किस लेवल की है, डेफनेस है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ ख़ास टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी। उनमें सबसे पहले है जी प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री ये एक टेक्निक है जिसमें एक आला इस्तेमाल होता है जिसे ऑडियोमीटर कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। वो डिवाइस जो है वो प्योर टोन्स पैदा करती है, यानी कि लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ आवाज़ पैदा करती है मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज और मुख्तलिफ लाउडनेस की। ठीक है जी। और एक वो लगा दी जाती है कान के अंदर, उससे जो जिस बच्चे को टेस्ट करना होता है, तो आमतौर पर 3 साल का कम से कम बच्चा हो तो तब ये इस्तेमाल की जा सकती है। इसे छोटे बच्चे पर ये अप्लाई नहीं की जा सकती। तो वो लगा दी जाती हैं, वो कान के अंदर इसके जो स्पीकर्स या हेडफोन्स हैं, और एक साउंड पैदा किया जाता है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जिसको हम ऑडियोमीटर कहते हैं। और सामने वाले से कहा जाता है कि जिस टोन को वो सुन पाएगा उस पर वो हाथ खड़ा कर दे या इशारा कर दे। ठीक है जी। इसमें सिर्फ टोन सुनाई देती हैं, आवाज़ का पता चला जाता है कि आवाज़ किस लेवल की सुनाई दे रही है, दे भी रही है या नहीं दे रही। ठीक है, या किस लेवल पर सुनाई दे रही है। इस आहिस्ता आहिस्ता साउंड लेवल बढ़ाया जाता है, और फिर जिस पर भी वो कह देता है कि हाँ ये मुझे सुनाई दी है, तो ये जिस फ्रिक्वेंसी और ये जिस लाउडनेस के लेवल पर, वो उसका लेवल पता चल जाता है कि कम से कम इतनी बुलंद आवाज़ होगी तो ये बंदा सुन पाता है, इससे नीचे की जो आवाज़ें वो ये नहीं सुन पाता। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री। दूसरी जी स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री जो है, इसमें टोन्स नहीं बल्कि लैंग्वेज, प्रॉपर स्पीच जो है वो सुनाई जाती है बच्चे को मुख्तलिफ साउंड लेवल्स पर, यानी आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ाकर, और जिस लेवल पर वो उस स्पीच को, वो सिलेबल्स होती हैं, 2 सिलेबल्स से मिलकर बनने वाला कोई वर्ड होता है, या 3 सिलेबल्स से बनने वाला कोई वर्ड होता है, सिंपल वर्ड्स, यानी 2 या 3 सिलेबल से मिलकर बनने वाले, उनसे मिलाकर जो वर्ड्स बनते हैं वो सुनाई जाते हैं। और जिस भी लेवल पर, साउंड लेवल पर जो रिस्पोंडेंट है वो उसको अंडरस्टैंड कर जाता है, वो समझ जाता है उस वर्ड को, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करता है, तो वो उसका स्पीच ऑडियोमेट्री का लेवल होता है कि इस लेवल पर ये बात समझ सकता है या लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है। इससे नीचे ये लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर सकता। हो सकता है वो आवाज़ सुन सकता हो, लेकिन अगर वो बात जो कही जा रही है उसको ना समझ पा रहा हो। तो इसमें स्पीच ऑडियोमेट्री में एक्चुअली लैंग्वेज का कंटेंट वो सुनाया जाता है, और किस साउंड लेवल पर या किस इंटेंसिटी पर वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकता है ये पता चलाया जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर बच्चा 3 साल से छोटा हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, जिसमें प्ले ऑडियोमेट्री है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री है, ठीक है जी, कंडीशनड ऑडियोमेट्री है, और इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है। इसमें इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी माइनर्स हैं। इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री में साउंड लेवल जो है वो साउंड सुनाया जाता है बच्चे के कान में, और उसके ब्रेन को जो है स्कैन लिया जाता है, और उसके अंदर देखा जाता है किसी किस्म की कोई एक्टिविटी पैदा हुई है कि नहीं। अगर आवाज़ के जाने पर ब्रेन के अंदर एक्टिविटी पैदा होती है, दैट मीन्स वो एक सिग्नल है कि ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। और अगर आवाज़ सुनाने पर ब्रेन के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी पैदा नहीं हो रही, दैट मीन्स कि वो नहीं सुन पा रहा। इसे हम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री कहते हैं।
इसके अलावा टीचर्स ऑब्जर्वेशन, फैमिली के ऑब्जर्वेशन, पेयर ग्रुप के ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती हैं। आप बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करके भी बता सकते हैं इस बंदे को हेयरिंग का प्रॉब्लम है या नहीं। कोई अगर बात करने के लिए आगे झुकता है, साइड आगे करता है, ठीक है जी, हाथ रखता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी वो चीज़ें हैं। एक दफ़ा बात कहने पर समझ नहीं पाता, ठीक है जी। अगर आपके चेहरे को बहुत गौर से देखता है, चेहरे से गौर से देखने का मुराद है कि वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से बात को समझने की कोशिश कर रहा है या आपकी लिप रीडिंग से हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस भी हैं जिनकी मदद से हेयरिंग इम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये थे कुछ कॉजेज़ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इसकी एजुकेशनल प्रोविजंस हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।